history tells us. तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग इंट्रो में देख चुके हैं ऑल अबाउट 50+ गवर्नमेंट जॉब्स। तो दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूं एक वीडियोज़ का सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा 50+ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरमीडिएट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर भी उनको ये नहीं मालूम रहता है कि हम इंटरमीडिएट कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो हम किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है और किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, और उस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या एज लिमिट होना चाहिए, क्या उसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, या उस एग्ज़ाम में कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है कौन से कास्ट के लिए, या उस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है, वो एग्ज़ाम हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है या बाइलिंगुअल होता है, उस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है नहीं, उस एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, उसमें कौन कौन से पदों पर भर्ती किया जाता है, सैलरी कितना होता है, प्रमोशन कैसे होता है, फ़ी कितना लगता है, उस एग्ज़ाम में टाइम कितना मिलता है, एग्ज़ाम टाइप क्या होता है, मतलब एमसीक्यू होता है या सब्जेक्टिव टाइप का होता है, एग्ज़ाम मोड क्या होता है, मतलब कि ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कितने रहते हैं। तो इन सभी के बारे में मैं आपको एक फुल्ली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, हो सकता है कि मैं आगे जिस जिस एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा उसमें से कुछ आपको मालूम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 50+ जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसका सिर्फ नाम बताऊंगा कि हाँ, इस सेक्टर में ये एग्ज़ाम होता है। तो आगे हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं एक एक वीडियो लाऊंगा और उसमें मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको उन 50+ गवर्नमेंट जॉब्स का नाम बताऊँगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर मेरा है एसएससी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसएससी होता क्या है। तो एसएससी का पूरा नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके द्वारा भारत देश के अंदर कई प्रकार के सरकारी पदों के लिए भर्तियां की जाती हैं। तो अगर हम एसएससी में देखें तो मेनली 6 से 7 प्रकार का एसएससी में एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि सबसे पहला नंबर है एक एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम, जिसका पूरा नाम होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो इसमें हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो इसके लिए आप मतलब कि कौन कौन से पदों के लिए आप जा सकते हैं या कौन कौन सा पद आपको मिल सकता है। तो एसएससी सीएचएसएल में जो पहला पद होता है वो होता है लोअर डिवीज़न क्लर्क का, जिसे कि एलडीसी बोला जाता है। दूसरा का होता है जूनियर सेक्रेटेरियन असिस्टेंट का, जिसे कि जेएसए बोला जाता है। तीसरा होता है पोस्टल असिस्टेंट का, जिसे पीए बोला जाता है। उसके बाद सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, और चौथा होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसे कि डीईओ बोला जाता है। और इसमें जो मेरा ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसमें आपका टाइपिंग स्किल मांगता है। इसमें टाइपिंग स्किल आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बाकी हम जो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या जो एज लिमिट है या जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हम तब बताएंगे जब इस एसएससी सीएचएसएल से जब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसमें फुल इन्फॉर्मेशन दूँगा। फिलहाल के लिए अभी मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स का नाम बता रहा हूँ और वो उसमें कौन कौन सा पद होता है वो बता रहा हूँ। अब मेरा एसएससी में जो मेरा दूसरा एग्ज़ाम होता है वो होता है एसएससी सीपीओ का, जिसका सीपीओ का पूरा नाम होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप सीपीओ का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो इसमें अगर आप दिल्ली पुलिस या सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म फोर्सेज में अगर आप एसआई और एएसआई के लिए पदों में जाना चाहते हैं तो आपको एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अब एसएससी में जो मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है वो होता है एसएससी एमटीएस का। एमटीएस का जो फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्क स्टाफ। तो अब हम लोग जान जाते हैं कि एसएससी एमटीएस के थ्रू आपका कौन कौन सा पोस्ट मिलता है। ठीक है, तो इसमें एसएससी एमटीएस में बहुत सारे जैसे कि डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में आपको पियून का पोस्ट मिल सकता है, या ऑपरेटर का पोस्ट मिल सकता है, या गार्डनियर का पोस्ट मिल सकता है, या गेट कीपर का पोस्ट मिल सकता है, या वॉचमैन का, या जूनियर ऑपरेटर का आपका पोस्ट मिल सकता है। अब जो एसएससी में जो मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है वो होता है एसएससी स्टेनोग्राफर का। ठीक है,
क्या होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर। तो एसएससी स्टेनोग्राफर में होता क्या है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे लोग कि कोई कोर्ट में जब कोई गवाह होता है और वो गवाही देता है तो उसके स्टेटमेंट को टाइप करके लिखा जाता है, ठीक है। तो वही जो लिखने का काम करता है वही स्टेनोग्राफर होता है। और आप अगर एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपको उस पद के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं। मेरा एसएससी में जो मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है मेरा एसएससी सीजीएल का। सीजीएल का पूरा नाम होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से पोस्ट मिलेंगे ये जान लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया जिसे कि आईबी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे कि सीबीआई बोलते हैं, या एक और डिपार्टमेंट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, और जैसे कि बात करें हम जैसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए हो गया। तो इन सारे डिपार्टमेंट में आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, या इंस्पेक्टर के लिए, या सब इंस्पेक्टर के लिए, या आप ऑडिटर पोस्ट के लिए जा सकते हैं, या अकाउंटेंट पोस्ट के लिए जा सकते हैं। तो उन सभी डिपार्टमेंट में इन आपको पोस्टों पर आपका भर्ती होता है। मतलब कि एसएससी सीजीएल में आप मतलब कि जो ये डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबी, एनआईए या आईबी, इन सभी डिपार्टमेंट में आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए उस डिपार्टमेंट में आपका भर्ती होता है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और पोस्ट होते हैं, उसको आप गूगल कर सकते हैं। अगर मैं पूरा बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो एसएससी में जो मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है वो एसएससी जेई का होता है, एक एसएससी जीडी का होता है। जीडी का मतलब ग्राउंड ड्यूटी होता है, इसमें आपको ग्राउंड ड्यूटी दिया जाता है एसएससी जीडी में। अब मेरा अगला है रेलवे एग्ज़ाम्स, यानी कि अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से एग्ज़ाम के थ्रू आप रेलवे में जा सकते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर है मेरा आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी। एनटीपीसी का जो पूरा नाम होता है वो एनटीपीसी का पूरा नाम होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आप कौन कौन से आपको पोस्ट मिल सकता है। तो बेसिकली जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है उसमें एक 12th बेसिस पे जॉब होता है और एक ग्रेजुएशन बेसिस पे जॉब होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 12th बेसिस पे कौन कौन से उसमें पोस्ट होते हैं। तो 12th बेसिस पे अगर पोस्ट की बात करें तो सबसे पहला होता है जूनियर टाइम कीपर का, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, कमर्शियल टिकट क्लर्क का, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का, पांचवा है मेरा ट्रेन क्लर्क का। और उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर कौन कौन से पोस्ट होते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल पर पोस्ट होता है सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड का होता है, ट्रैफिक असिस्टेंट होता है, चौथा होता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पांचवा होता है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, छठा होता है सीनियर टाइम कीपर, और सातवां होता है कमर्शियल अप्रेंटिस, और आठवां होता है स्टेशन मास्टर, जो कि सबसे अच्छा जॉब होता है। फिलहाल हम लोग एनटीपीसी के बारे में इतना ही रहने देते हैं। अगला जब इसका मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा एनटीपीसी के बारे में तो उससे सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, इसका एलिजिबिलिटी कैसा होता है, कैसे कैसे आपका चयन होता है, आपका एज लिमिट क्या रहता है, सारा इन्फॉर्मेशन में एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा। तो रेलवे में मेरा अगला एग्ज़ाम है आरपीएफ एसआई का। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर। यानी कि आप रेलवे पुलिस में अगर एसआई बनना चाहते हैं तो आप आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा आरपीएफ कांस्टेबल, यानी कि अगर आप रेलवे पुलिस में अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि ट्रेनों में जो पुलिस घूमता है वही सब होता है आरपीएफ कांस्टेबल। अच्छा, अब रेलवे में नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होता है वो होता है ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी के बारे में तो सारे लोग जानते हैं। और अगला जो एग्ज़ाम होता है रेलवे में वो होता है आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं रेलवे में, ये जब मैं आपका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब सारे के बारे में बताऊंगा। अब नेक्स्ट है मेरा टीचिंग लाइन, कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप किस किस एग्ज़ाम्स के थ्रू जा सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा एग्ज़ाम है स्टेट टेट का। जो टेट का, देखिए स्टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जितने भी स्टेट है वो अपना टेट का एग्ज़ाम कराता है, और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उस टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी टेट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जब वीडियो बनाऊंगा एक सेपरेट वीडियो तो वहाँ बताऊंगा।
नेक्स्ट एग्ज़ाम है मेरा सी टेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है, सी टेट। तो यहाँ पर स्टेट टेट और सी टेट में एक बहुत बड़ा अंतर है कि अगर आप स्टेट टेट का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आप जिस स्टेट के टेट का एग्ज़ाम आप लोग क्रैक करेंगे, अगर फ्यूचर में उस स्टेट में अगर टीचर के लिए वैकेंसी निकलता है तो आप उसी स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन जब आप सी टेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपके पूरे भारत में किसी भी स्टेट में टीचर का वैकेंसी निकलता है तो आप भर सकते हैं। लेकिन स्टेट टेट का अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो सिर्फ उसी स्टेट के लिए आप एलिजिबल होंगे, दूसरे स्टेट के लिए नहीं होंगे। साथ में अगला जो एग्ज़ाम जैसे होता है सुपर टेट होता है, साथ ही साथ हम नेट जेआरएफ के भी बात करेंगे। अब आता है मेरा बैंकिंग एग्ज़ाम्स। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं, तो देखिए बैंकिंग क्षेत्र में दो तरीक़ों से जा सकता है, जाया जा सकता है। एक है एसबीआई और दूसरा का है मेरा आईबीपीएस। तो एसबीआई जो है ये अपना एक सेपरेट एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मतलब कि आपको एसबीआई छोड़ के किसी दूसरे बैंक में अगर जाना है आपको, तो आप आईबीपीएस के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको एसबीआई में जाना है तो एसबीआई अपना एक अलग सारा प्रोसेस इसका होता है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा एग्ज़ाम्स होता है, जैसे कि आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम होता है, एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम होता है, एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम होता है, आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम होता है, आरबीआई एसओ का एग्ज़ाम होता है, आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम होता है, एलआईसी डबल एओ का एग्ज़ाम होता है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स है जिसके थ्रू आप बैंकिंग में जा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग डिफेंस एग्ज़ाम्स के बारे में, कि अगर आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो कौन कौन से एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप डिफेंस में जा सकते हैं। तो सबसे पहला है मेरा डीआरडीओ एमटीएस का, ठीक है। उसके बाद से नेवी एसएसआर का है, 3 नंबर है नेवी डबल ए का है, फिर है नेवी एमआर का है, फिर है सीएपीएफ का है, फिर आर्मी सोल्जर का फॉर्म आता है, फिर आर्मी जीडी का, एयरफोर्स एक्स ग्रुप होता है, एयरफोर्स वाई ग्रुप होता है, सीडीएस है जो कि बहुत ही अच्छा एक जॉब है, एफ कैट है या इंडियन कोस्ट गार्ड है, और ग्रुप सी के भी तहत बहुत सारे वैकेंसियाँ आती है डिफेंस में। तो ये सारे एग्ज़ाम्स है जिसके थ्रू आप डिफेंस में जा सकते हैं। इन सभी के बारे में मैं बाद में एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप लोग पूरा फुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल हम लोग सिर्फ नाम जान रहे हैं। अब हम लोग जान लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के बारे में, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी का जो पूरा नाम है वो है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेटिंग सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सरकारी पदों पर भर्तियां ली जाती है। तो इसमें जो मेनली एग्ज़ाम्स होते हैं, सबसे पहला नंबर यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होता है, उस 2 नंबर होता है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्ज़ाम और लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं स्टेट पुलिस एग्ज़ाम्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि हर एक स्टेट जो होता है अपना अपना पुलिस भर्ती निकालता है। जैसे कि अगर यूपी एसआई का निकलता है, यूपी कांस्टेबल का निकलता है, बिहार कांस्टेबल का निकलता है, बिहार एसआई का निकलता है, हरियाणा कांस्टेबल का निकलता है। यानी कि हर एक जो स्टेट है वो अपना एसआई कांस्टेबल के लिए पद निकालता है। स्टेट पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है इसमें एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि मान लीजिए कि अगर हरियाणा में एसआई के लिए पद निकला तो क्या बिहार का लड़का भर सकता है, तो बिल्कुल भर सकता है। लेकिन अंतर ये होता है कि जो हरियाणा का जो लड़का होता है वहाँ के जो रेसिडेंट होता है उसको थोड़ा सा छूट मिलता है, लेकिन बिहार के लड़के को थोड़ा सा कम छूट मिलता है। लेकिन वो मतलब दूसरे स्टेट का लड़का भर सकता है। सपोज डेट अगर बिहार में एसआई का पद निकला तो यूपी का लड़का भर सकता है, लेकिन थोड़ा उसको छूट कम मिलेगा, यही कारण होता है, लेकिन फॉर्म भर सकता है। साथ ही साथ जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ से कन्फ्यूजन रहता है कि पीसीएस बोलिए या चाहे पीएससी बोले, बात एक ही है। पहले इसको पीसीएस बोला जाता था लेकिन अब पीएससी बोला जाता है। तो स्टेट पीसीएस में जैसे कि हमारे बिहार का हो गया बीपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश का यूपी पीएससी हो गया, हरियाणा का एचपीपीएससी हो गया, एचपीएससी हो गया। तो हर एक स्टेट का जो मतलब पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हर एक जो स्टेट होता है उसका अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो हम लोग जब इसका सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे तब हम लोग बात करेंगे उसके फुल